8 मार्च 2014 का दिन था। रात का समय था। फ्लाइट 370 मलेशियन एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली ये वो फ्लाइट थी जो कुआलालंपुर मलेशिया से टेक ऑफ करके बीजिंग चाइना लैंड होने वाली थी। कुआलालंपुर से बीजिंग पहुंचने तक का फ्लाइट ड्यूरेशन करीब 5.5 घंटे के आसपास था और इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स और करीब 14,000 के आसपास कार्गो ऑन बोर्ड था। प्लेन का जेट फ्यूल भी भरा हुआ था और प्लेन में कोई टेक्निकल एरर भी नहीं था। मतलब पैसेंजर्स के लिए बाकी सारी फ्लाइट के जैसे ये फ्लाइट भी एक नॉर्मल फ्लाइट होने वाली थी। अब म्यांमार के लोकल टाइम 12:42 को फ्लाइट 370 रनवे से टेक ऑफ लेती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट के कैप्टन को क्लियरेंस देता है कि वो फ्लाइट लेवल की ऊंचाई तक जा सकते हैं जो करीब 18,000 फीट होता है। अब हर एयरक्राफ्ट में एक ACARS डिवाइस होता है, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये डिवाइस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एक डेटा फाइल में ट्रांसमिट करता है और उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास भेजता है। फ्लाइट 370 का ट्रांसमिट डिवाइस प्रोटोकॉल के मुताबिक 1:06 को अपना लास्ट ट्रांसमिशन भेजता है। ये एक ऑटोमेटेड पोजीशन रिपोर्ट होती है जिसके हिसाब से प्लेन में करीब 43,800 kg फ्यूल बचा हुआ होता है। मतलब अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा होता है, पर यह लास्ट ट्रांसमिशन भेजने के बाद डिवाइस स्विच ऑफ हो जाता है। 1:19 को जब फ्लाइट 370 कुआलालंपुर को क्रॉस करके होची मी नाम के शहर में एंटर होने वाला होता है, तब कैप्टन जेरी की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात होती है और ये आखिरी बात होती है फ्लाइट 370 और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में। इसके बाद होची मी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का फ्लाइट 370 के साथ संपर्क टूट जाता है। जब यह संपर्क टूटा तब एयरक्राफ्ट करीब वियतनाम एयरस्पेस में एंटर हो चुका था। अब कम्युनिकेशन लॉस्ट होने के तुरंत बाद वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल दूसरे एयरक्राफ्ट के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी के जरिए फ्लाइट 370 के साथ कांटेक्ट करने के लिए, और दूसरे एयरक्राफ्ट के कैप्टन फ्लाइट 370 के साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके हिसाब से उन्होंने फ्लाइट 370 के साथ कनेक्ट कर लिया था पर उन्हें सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई दी, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। 1:20 को एरिया कंट्रोल सेंटर फ्लाइट 370 को रेडार में गल्फ और थाईलैंड के ऊपर से गुजरते हुए देखता है और करीब 5 से 10 सेकंड के अंदर फ्लाइट 370 रडार से भी गायब हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेकेंडरी रडार को यूज करने की कोशिश करते हैं जो एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोंडर पर रिलाई करता है। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह भी पता चलता है कि एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर भी काम करना बंद कर दिया है। और जब ट्रांसपोंडर काम करना बंद किया तब मिलिट्री रडार पे फ्लाइट 370 दिखाई देती है। तब ये एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के ऊपर से वियतनाम एयरस्पेस में जस्ट एंटर ही करने वाला होता है, पर अचानक से फ्लाइट अपना डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ चेंज कर लेता है। मिलिट्री रडार फ्लाइट 370 को करीब 5 मिनट तक डिटेक्ट करता है। तब फ्लाइट 370 35,700 फीट की हाइट पे 919 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मलय पेनिनसुला से गुजर रहा होता है। इसके बाद 1:52 को सुल्तान इस्माइल पेट्रा एयरपोर्ट का सिविलियन प्राइमरी रडार फ्लाइट 370 को आइलैंड ऑफ पेनांग के साउथ से गुजरते हुए डिटेक्ट करता है और वहां से एयरक्राफ्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जा रहा होता है। 2:22 को मिलिट्री रडार फ्लाइट 370 को लास्ट मेकार वे पॉइंट से गुजरते हुए डिटेक्ट करता है जो पेनांग सिटी से करीब 449 किलोमीटर दूर होता है। यह फ्लाइट 370 का रडार से डिटेक्ट किया गया लास्ट लोकेशन था। इसके बाद इनमरसैट कंपनी का सैटेलाइट एक अर्ली स्टेटस भेजता है एयरक्राफ्ट को, पर एयरक्राफ्ट से कोई जवाब नहीं आता। करीब 5 घंटे के बाद 8:19 को एयरक्राफ्ट इनमरसैट को एक डेटा भेजता है जो फ्लाइट 370 का आखिरी रिस्पॉन्स होता है, और इसके बाद फ्लाइट 370 के साथ क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। करीब 7:24 को मलेशियन एयरलाइंस एक मीडिया स्टेटमेंट इशू करती है कि फ्लाइट 370 के साथ मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने करीब 1:21 को कांटेक्ट खो दिया था, और इसके साथ मलेशियन गवर्नमेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी अनाउंस कर देते हैं। 1 वीक बीत जाता है। इनमरसैट का MH370 के साथ जो कांटेक्ट हुआ था वो 15 मार्च को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। सैटेलाइट को प्लेन के जो सिग्नल मिले थे उससे प्लेन की ठीक से लोकेशन पता नहीं चल रही थी, पर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट इंडियन ओशन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के नॉर्दर्न आर्क तक सर्च एरिया एक्सपेंड किया जाता है। 24 मार्च को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ये अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट के फाइनल सिग्नल्स के एनालिसिस पे इनमरसैट और यूके एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि MH370 की लास्ट लोकेशन सदर्न इंडियन ओशन थी
और वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्लेन लैंड कर सके। तो प्लेन को लेकर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये थी कि प्लेन सी क्रैश कर गया होगा। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था वो डेटा एनालिसिस करने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को सदर्न इंडियन ओशन से स्टार्ट किया गया। 18 मार्च से 28 अप्रैल तक 19 शिप्स और 345 मिलिट्री सोर्टीज ने मिलकर करीब 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च कर लिया था। जून 2014 में सर्च ऑपरेशंस का नेक्स्ट फेज स्टार्ट किया गया, जिसमें करीब दिसंबर 2014 तक 2,08,000 स्क्वायर किलोमीटर का समुद्र तल सर्च किया गया। पर अनफॉर्चुनेटली वहां भी फ्लाइट 370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। सर्च ऑपरेशंस का फाइनल फेज था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 1800 किलोमीटर दूर बेथीमेट्रिक सर्वे और समुद्र तल को सोनार से सर्च करना। फाइनल फेज का सर्च एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी के हाथ में था और इस ऑपरेशन में मलेशियन, चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। करीब 1.5 साल के बाद फ्रेंच आइलैंड ऑफ रीयूनियन के एक बीच पे प्लेन का राइट विंग का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद आगे 1.5 साल में और 26 टुकड़े अलग अलग लोकेशंस में मिलते हैं, जैसे टैंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस। पर ये ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या था। जनवरी 2017 में ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बन जाता है, जब ओशन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी मलेशियन गवर्नमेंट से सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करने की परमिशन ले लेती है। शुरुआत में तो ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का था और ओशन इन्फिनिटी कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि उनको अगर कोई ब्रेकेज मिलेगा तो ही वो लोग पेमेंट लेंगे। इसके बाद ओशन इन्फिनिटी ने नॉर्वेजियन शिप सीबेड कंस्ट्रक्टर के साथ ये सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इस कंपनी ने पहले अराउंड 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया, देन अराउंड 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। मई 2018 में इस कंपनी का मलेशियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। टोटल 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च करने के बाद भी ओशन इन्फिनिटी कंपनी को कुछ खास नहीं मिलता। शुरुआत में फ्लाइट 370 के सर्च ऑपरेशंस में चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और फ्रांस इन कंट्रीज के इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही थी, पर अक्टूबर 2018 तक सिर्फ एक फ्रांस की टीम ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फ्लाइट 370 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल था उसके मदद से कुछ थ्योरीज बनाई गई, जिनमें फ्लाइट 370 के गायब होने के पीछे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। इनमें से जो पहली थियरी है वो है पैसेंजर्स इन्वॉल्वमेंट। 8 मार्च 2014 के दिन फ्लाइट 370 में सफर करने वाले 2 पैसेंजर्स चोरी के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। इन पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट ऑस्ट्रेलियन और दूसरा पासपोर्ट इटालियन पासपोर्ट था और इंटरपोल ने भी ये कंफर्म किया कि वो 2 पासपोर्ट्स उनके डेटाबेस में स्टोलन और लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में है और ये चोरी के पासपोर्ट पे ट्रैवल करने वाले दोनों बंदे वो ईरानियन थे। यूएस और मलेशियन ऑफिशियल्स ने फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स के बैकग्राउंड चेक किए और चाइनीज गवर्नमेंट ने प्लेन पे मौजूद सारे चाइनीज पैसेंजर्स के बैकग्राउंड चेक किए। जब उन्हें ये पता चला कि सफर करने वाला एक पैसेंजर प्रोफेशनल फ्लाइट इंजीनियर था और इस वजह से इस बंदे पे हाईजैकर होने का सबसे ज्यादा शक बढ़ गया था, क्योंकि इस बंदे के पास रिलेवेंट एविएशन स्किल्स थे। पर एज आई सेड ये सिर्फ एक थियरी थी। दूसरी थियरी है पायलट्स इन्वॉल्वमेंट। यूएस ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि फ्लाइट 370 के कॉकपिट में से ही किसी ने एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट को दूसरे रूट के लिए रीप्रोग्राम कर दिया होगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से कैप्टन जेरी को मलेशियन पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया था। एफबीआई ने तो कैप्टन जेरी के घर की तलाशी भी ली थी और उनको कैप्टन के कंप्यूटर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला था और एफबीआई ने फ्लाइट सिमुलेटर का जो डिलीट किया हुआ डेटा था उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया था। 2016 में एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि एफबीआई के एनालिसिस के हिसाब से पायलट के घर पे फ्लाइट सिमुलेटर का जो रूट था वो एक्चुअल में फ्लाइट 370 के गायब होने तक का जो रूट था उससे मैच हुआ था। पर एजेंसी ने बाद में ये कंफर्म किया कि इससे ये साबित नहीं होता कि फ्लाइट 370 के गायब होने के पीछे पायलट का हाथ था और फ्लाइट के गायब होने के पहले कैप्टन के बिहेवियर में भी किसी ने कोई ऐसे चेंजेस नोटिस नहीं किए थे। इसके अलावा भी कई सारी थियोरीज है, इलेक्ट्रिक फायर और ह्यूमन एरर जैसी।
कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ह्यूमन एरर जैसे पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती की वजह से भी ये हो सकता है, पर फ्लाइट 370 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फायर, ह्यूमन एरर ऐसी पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस बहुत ही कम थे। फ्लाइट 370 का गायब हो जाना एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है आज तक की, जहां इतने एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशंस और इतने सालों के इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि MH370 के साथ हुआ क्या था। वेल दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।